नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 161वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। और इस वीडियो में भी आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज की 4 मास्टर वीडियोस भी बनी है। हर मास्टर वीडियो में हमने 500 क्वेश्चंस को एक साथ कवर किया है, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दिए गए राजवंशों का सही काल अनुक्रम है। 4 राजवंश आपको दिए गए हैं, सही क्रम आपने बताना है, यानी सबसे पहले जो वंश आया उसको सबसे पहले रखना है, फिर उसी क्रम में आपने आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। भारत में इन 4 प्रमुख वंशों में सबसे पहले किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? सबसे पहले भारत में नंद वंश स्थापित था। इन चारों की अगर हम बात करें, नंद वंश के बाद मगध पर कौन आया था? मौर्यों का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद कुषाणों का आगमन हुआ भारत में, और उसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। तो ये इसका सही क्रम है, नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। कई बार एग्जाम में जल्दबाजी में ऐसे वाले क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, तो क्रम लगाने को आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इस सीरीज से आपको यही फायदा होता है कि आपको लेवल भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि किस किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस तिथि को आजाद हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी जानते हैं 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश बना था, लेकिन डेट पूछी गई है। सही उत्तर है 16 दिसंबर 1971 को। भारत की मदद से, भारत की सेना की मदद से बांग्लादेश एक आजाद देश बना था। तो कब बना? 16 दिसंबर 1971। इस क्वेश्चन को लेकर एक बात और याद करना, आपसे पूछा गया है कब आजाद हुआ, तब आपने कहे 16 दिसंबर 1971। अगर कहेगा बांग्लादेश का आजादी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये उनका आजादी दिवस नहीं है। बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। ठीक है, यानी इस दिन बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। हर साल वो 26 मार्च को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को 1971 में उन्होंने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, जो पाकिस्तान था उससे। उसके बाद लंबा संघर्ष चला और आखिर में भारत की मदद से 16 दिसंबर को वो आजाद हुआ। तो आजादी की घोषणा 26 मार्च को करी गई, इसीलिए 26 मार्च बांग्लादेश का आजादी दिवस है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 543 करी गई थी? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई दी गई 545 जितनी वर्तमान में है। इसमें 2 एंग्लो इंडियन के भी शामिल थे, अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो वापस से अब लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 543 है। तो ये कब करी गई, ये क्वेश्चन आपके पास है। ये किया गया था 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर होगा। 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 में होता है, और इस संशोधन के माध्यम से जो लोकसभा में पहले 525 सीटें थी उनको बढ़ाकर 545 कर दिया जाता है। यह आखिरी संवैधानिक संशोधन है ऐसा जिससे लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई। उसके बाद से आप जानते हैं वो सीटें इतनी ही हैं। अब इसमें से 2 एंग्लो इंडियन कम हो गई है, तो 543 अब रह गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए? देखिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान के अंतिम चरण को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। एक है आपकी 26 नवंबर 1949 की डेट, एक आपकी 24 जनवरी 1950 की डेट, और एक आपकी 26 जनवरी 1950। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपसे अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब पारित किया गया, तब आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तब आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, तब आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो तीनों डेट्स का कंफ्यूजन आपको क्लियर रखना है। संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, उसे पारित किया गया तो 26 नवंबर की तिथि, कब उस पर हस्ताक्षर किए गए और कब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई वो 24 जनवरी, और कब उसको अंतिम रूप से लागू किया गया तब 26 जनवरी। आपसे हस्ताक्षर पूछा है तो 24 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे संविधान की जो मूल प्रति है उसके ऊपर, तो आप बताएंगे 284। ठीक है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। कुछ दिन पहले भी हमने इसको कवर किया था। एक और एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया कि जो नर्मदा घाटी है यानी जो नर्मदा नदी है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मैंने आपको कहा था कि दो पर्वत श्रृंखलाओं को आपको याद करना है, उनको इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहले आपकी आती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के जो नीचे आती है वो है आपकी सतपुड़ा श्रृंखला, यानी जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो आती है। अब ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं इसकी जो अमरकंटक की चोटी है वहां से निकलती है नर्मदा, और इसी सतपुड़ा में मुल्ताई नामक एक जगह है वहां से निकलती है ताप्ती नदी। अब आपको पूछा गया है, यह आपकी नर्मदा है और यहां आपकी ताप्ती है। आपको क्वेश्चन है नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो आप देखेंगे विंध्या और सतपुड़ा के बीच में अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। तो विंध्या और सतपुड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बना है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तब आप कहेंगे सतपुड़ा। तो अगर आप इसको ऐसे में याद कर लेंगे कि आपको सबसे पहले विंध्या लिखना है फिर आपको सतपुड़ा लिखना है, इन दोनों के बीच में नर्मदा है और इधर आपकी ताप्ती है, तब आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन कहां पर आता है। ठीक है। सतपुड़ा इन दोनों नदी घाटियों के बीच में है और इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आपकी नर्मदा है। ठीक है। जब हमने नदी तंत्र को कवर किया था दक्षिण भारत के, उसमें मैप के माध्यम से इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब करी गई, दांडी मार्च कब शुरू हुआ, यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे थे, उसकी शुरुआत की वो सारी तैयारियां कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों से 11 सूत्रीय मांगे करी। उन्होंने कहा अगर आप ये मांगे मान लेंगे तो फिर हम फिलहाल आंदोलन नहीं करेंगे। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वायसरॉय इरविन को एक पत्र लिखा गया और महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र था जिसका वो प्रकाशन करते थे यंग इंडिया, उसमें इन 11 सूत्रीय मांगों को प्रकाशित किया गया। अंग्रेजों ने इसका सही से जवाब नहीं दिया तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यहां पर शुरू किया। साबरमती से लेकर, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा थी जिसे दांडी मार्च कहा गया। नमक कानून उन्होंने तोड़ा। 12 मार्च को साबरमती से यात्रा की शुरुआत होती है और 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को वहां पर नमक बनाया जाता है और उसे बनाकर कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि 11 सूत्रीय मांगे किस आंदोलन से पहले रखी गई थी, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले रखी गई थी। इसीलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। दांडी मार्च के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का ये एक पूरी यात्रा थी, एक पूरा मार्च था, इसीलिए इसे दांडी मार्च कहा गया। इस पूरे दांडी मार्च की जो यात्रा थी इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी टोटल लंबाई थी 385 किलोमीटर और अगर हम मील में बात करें 241 मील इसकी पूरी यात्रा थी। इसमें जब महात्मा गांधी ने यात्रा की शुरुआत करी साबरमती से, उनके साथ उनके कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। इस यात्रा को कवर करने में महात्मा गांधी को कितने दिन का समय लगा, 24 दिन का समय लगा। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कौन सा विदेशी पत्रकार शामिल था, तो उसका नाम था वेब मिलर। इसको आपने याद करना है, ये दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ था।
इसी दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया जो काफी ज्यादा फेमस है, कई बार पूछा भी गया है कि यह कथन किसका है और कब दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं दुनिया से सहानुभूति चाहता हूं। तो ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किस दौरान दिया गया? दांडी यात्रा के दौरान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहां पर पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन सी है पहली भारतीय महिला। सही आंसर है आपका सरोजिनी नायडू। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्षों को लेकर के कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो सारे सवाल बनते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो थे WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के जो पहले विदेशी अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आपको पूछा है पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस वर्ष में बने थे? 1924 में बने थे। ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें, यह आपका लाया गया था, इसे सम्मति आयु अधिनियम भी कहा जाता है। इसे 1891 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 1872 में बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है नेटिव मैरिज एक्ट। नॉर्थ ब्रुक के काल में आया था लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं रहा, तो एक अधिनियम और बनाया गया 1891 में जिसे कहा गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एक फारसी समाज सुधारक थे जिनका नाम था VM मालाबरी। उन्हीं के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था और इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं थी, जो कन्याएं थी, उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसको आपने याद करना है। एज ऑफ कंसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके प्रयासों से आया वो भी पूछा जाता है। निम्न राज्यों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित करें। तो राज्य पुनर्गठन का वीडियो हमने कवर किया हुआ है, डिटेल में दिखा था कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना, किससे अलग होकर बना। यहां पर 4 राज्य दिए गए हैं, उनको क्रम में लगाना है। तो पहले इनके वर्ष देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 1987 में हुआ था। नागालैंड जो राज्य बना, नागालैंड आपके 1963 में राज्य बना। हिमाचल प्रदेश ये बना था राज्य 1971 में। और मेघालय की बात करें ये 1972 में राज्य बना था। तो अब आपको क्रम पूछा है, क्रम आप आसानी से लगा देंगे क्योंकि सबके आपको वर्ष पता है। सबसे पहले इनमें राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है यानी 2 आ जाएगा। नागालैंड के बाद हिमाचल बना है यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद मेघालय है यानी 4 और फिर 1। 2 3 4 1 इसका सही आंसर है। 2 3 4 1। तो ऐसे सवाल राज्यों के क्रम आपको पूछ लेता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कब बने थे? 1960 में बने थे। नागालैंड अभी देखा 1963 में बना। हरियाणा जो राज्य बना वो 1966 में बना था, हरियाणा। हिमाचल 1971 में। 1972 में मेघालय के साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों भी राज्य बने थे। फिर सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना। 1987 में अरुणाचल तो बना ही, साथ में मिजोरम बना। और फिर 1987 में गोवा भी एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद आप जानते हैं 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और फिर 2014 में तेलंगाना को राज्य बनाया गया। तो सभी राज्यों का मैंने आपको वर्ष बताया, साथ में नोट कर लें ताकि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें आपका रिवीजन भी साथ में होता रहे। संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उन मौलिक कर्तव्यों को किस किस क्रम में रखा है वो सवाल अब बनने लगे हैं। यानी पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, दूसरा वाला क्या कहता है, उसी क्रम में आपको क्रम पूछा जाता है। वही पूछा गया है। एक मौलिक कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि हमारे जो आदर्श हैं, राष्ट्रध्वज हैं, राष्ट्रगान हैं, ये सभी इनका सम्मान करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा वाला मौलिक कर्तव्य है? ये है हमारे संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य। आपको 11 के 11 उनके पता होने चाहिए क्योंकि पहले आता था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। अब क्रम आने लगा है कि ये वाला कौन सा है।
जैसे कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये सबका मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट है आप उसको ध्यान रखेंगे। ये पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डीपीएसपी के साथ हमने डिटेल वीडियो में इनको कवर किया था। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें, इसको लेकर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा करी गई। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। कब बना ये? 2005 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 3, यह गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, ये आपका भी सही है। देखिए, अध्यक्ष जरूर प्रधानमंत्री है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय भी इसमें इसके सदस्य होंगे जो गृह मंत्री होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। गलत हो जाएगा, इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, लेकिन जो ये एजेंसी आती है, जो विभाग है, ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लेकर आपने सवाल भी देखा होगा, कई बार पूछा गया है। एक सवाल आता है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन पर पद के दौरान, जब वो अपने पद पर हैं, उस दौरान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 2 ही पदों पर यह आपको छूट मिलती है। एक, भारत के राष्ट्रपति के पद पर अगर आप हैं तो आप जब तक पद पर रहेंगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरा है अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के दौरान, कार्यकाल के दौरान किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे। ये बात कही गई है इसी आर्टिकल में 361 में। इसी 361 का जो पहला खंड है 361A, उसमें यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है। किसमें कहा गया है? इसी के पहले खंड में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी दोनों राज्यों का या 2 से ज्यादा राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। यह कहता है 231। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, यह 4 नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, जिसमें आपका असम है, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और नागालैंड है, इन चारों का हाईकोर्ट आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट है। तो इसमें आपका मिजोरम शामिल है, इसमें आपका अरुणाचल है, नागालैंड है और साथ में असम होगा। मेघालय इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 ही राज्य हैं, तो 3 यहां पर दिए गए हैं, चौथा कौन हो जाएगा? चौथा असम हो जाएगा। मेघालय इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, यह आपके चेन्नई में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम ये आया था 2002 में, और इसी के माध्यम से 2003 में यह प्राधिकरण बना था। ऑप्शन ए। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो कंप्यूटर की यूनिट्स को लेकर के, कंप्यूटर की मेमोरी को लेकर के सवाल बन जाता है। 1 बाइट बराबर आपका 2 निबल होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है आपकी बिट, जिसका पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। ठीक है, ऐसे ही जब एक एक बिट मिलाकर 4 बिट बनती हैं, उसको कहा जाता है एक निबल, और ऐसे ही जब 8 बिट बनती हैं, इनको कहा जाता है एक बाइट। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, और 1 बाइट में कितने निबल हो जाएंगे? आप कहेंगे 2 निबल हो जाएंगे, क्योंकि 4 बिट का 1 निबल होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोडो फर्नीस किस राजवंश का शासक था? तो गोडो फर्नीस की बात करें, उत्तराखंड में यह सवाल पूछा जा चुका है। गोडो फर्नीस आपके पहलव राजवंश का शासक था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी थे उनका क्रम हमने कुछ दिन पहले देखा था। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक शासकों ने आक्रमण किया, उसके बाद भारत पर पहलवों का आक्रमण हुआ था। तो ये थे पहलव राजवंश। इन्हीं के बाद कुषाण आते हैं। इस पहलव राजवंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था, सबसे प्रमुख था, वो था आपका गोड़ो फर्नेस। इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है शक संवत महीनों का सही क्रम क्या है। तो महीनों का जो शक संवत नाम होते हैं उनका क्रम आपने लगाना है। कई बार ये सवाल पूछ लेता है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार के रूप में शक संवत को? वो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 78 ईस्वी में। इसमें अगर हम महीनों के क्रम का बात करें 12 महीनों का, तो इसमें शक संवत में जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है। चैत्र के बाद आपका बैसाख का महीना होता है, उसके बाद ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण नंबर 5 पर आता है, नंबर 6 पर भाद्र होता है, 7वां महीना अश्विन, 8 कार्तिक, 9 आपका मार्गशीर्ष होता है, 10वां पौष, उसके बाद माघ और फिर आपका फाल्गुन। तो पहला महीना चैत्र है और 12वां महीना शक में अगर हम बात करें शक संवत में 12वां महीना फाल्गुन होता है। अब आपको ये क्रम लगाने को आया है, तो फाल्गुन सबसे आखिर में ही है, 12वां महीना है और फाल्गुन एक ही जगह पर एंड पर है। तो ये ही आपका सीधा आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ये सवाल पूछा गया था। ज्येष्ठ है जो ये अभी हमने देखा 3 नंबर का महीना है, भाद्रपद ये आपके 6 नंबर का महीना है, पोष आपके 10वें का और फाल्गुन आपके 12वें का। और यही आपका सही क्रम यहां पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम अनुदान को क्या कहते हैं। देखिए बजट पारित होने से पहले जो अग्रिम अनुदान दिया जाता है संसद के द्वारा उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए मान लीजिए कि सरकार को पैसे की आवश्यकता है, बजट पारित होने में थोड़ा समय लगता है, पूरा संसद का सत्र चलता है, उस दौरान अगर पैसे की जरूरत है, वोट ऑन अकाउंट उस अवधि के लिए, उस दौरान सरकार को अनुमति मिलती है इसके माध्यम से कि वो पैसा निकाल सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट की जो टाइम पीरियड होता है, इसकी जो अवधि होती है वो 2 महीने होती है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि वो एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत लक्षणा अध्यक्ष किसका अधिकारी होता था। हमारे सेकंड चैनल पर हमने मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अधिकारियों के बारे में, तीर्थों के बारे में डिटेल में बात करी थी। जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, आप वहां पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लक्षणा अध्यक्ष की बात करें, ये उत्तराखंड में पूछा गया था। मौर्य काल में ये मुद्रा विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। कृषि विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसे विविता अध्यक्ष कहा जाता था और माप तौल का जो प्रमुख होता था उसे पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे मौर्य काल के, जो आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया और पूरी डिटेल के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।